हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। प्रासरण एवं प्रासरण दाब क्या है? तो जी याद कीजिए, सबसे शुरू में हम लोग पढ़े थे अनुसंख्या गुणधर्म। अनुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। उसमें चौथा प्रकार किसका था? प्रासरण दाब का। तो आज हम अनुसंख्या गुणधर्म के सबसे लास्ट टाइप प्रासरण दाब पर डिस्कस करेंगे। प्रासरण दाब जानने से पहले हम जाने कि प्रासरण क्या है। प्रासरण को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। प्रासरण कहता है कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण, किसके कण हुआ? विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रासरण। तो कोई पूछे कि प्रासरण क्या है तो क्या कहिएगा कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रासरण। अब वो जी इसमें एक छोटा सा टॉपिक ये भी आता है, डिफ्यूजन। क्या आता है वो? डिफ्यूजन। तो प्रासरण में सिर्फ किसके कण प्रवाहित होते थे? विलायक के। अगर डिफ्यूजन करें तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या? तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं एवं विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। वो जी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ बस इतना ही अंतर है कि डिफ्यूजन में विलायक एवं विलय दोनों का प्रभाव होता है। विलायक एवं विलय दोनों का प्रभाव होता है, परंतु प्रासरण में सिर्फ किसका प्रभाव होता है? वो विलायक। सिर्फ किसका प्रभाव होता है? विलायक का। तो फिर पूछेगा सर जी तो विलय का प्रभाव क्यों नहीं होता? तो वो जी इस विलय के प्रवाह को रोकने के लिए हम एक झिल्ली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वो झिल्ली। झिल्ली का मतलब होता है छन्नी। झिल्ली का मतलब क्या होता है? छन्नी। तो विलय के प्रवाह को रोकने के लिए हम एक झिल्ली का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? SPM से। तो इसमें विलय के प्रवाह को रोकने के लिए बीच रास्ते में हमने क्या लगा दी? झिल्ली, जिसका नाम क्या होगा जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब जैसे ही झिल्ली का प्रयोग करेंगे इससे जो विलय के कण आ रहे थे अब यहीं पे क्या हो जाएंगे? जी रुक जाएंगे। यहीं पे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो सिर्फ किसका प्रभाव होगा? विलायक। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण। तो प्रासरण क्या है और डिफ्यूजन क्या है ये जानिए। अब आपसे कोई पूछे कि अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली कहने का मतलब होता है कि वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण प्रवाहित हो सके। वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण प्रवाहित हो सके उससे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के कण प्रवाहित होंगे, विलय के कण प्रवाहित नहीं होंगे। इस टाइप के झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अपने टॉपिक प्रासरण दाब पर आते हैं। तो प्रासरण क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे कि विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अब बोलिए, ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन का वाष्प मान लीजिए कितना है? 10 ATM और सांद्र विलयन का वाष्प कितना मान लीजिए? 8 ATM। हम जानते हैं कि सांद्रता के बढ़ने पर वाष्प का मान क्या होता है? घट जाता है। तो ये विलयन अगर तनु है तो इसकी सांद्रता कम है, इसलिए इसके वाष्प का मान क्या होगा? अधिक होगा। और ये विलयन सांद्र विलयन है, इट मीन्स कि इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है।
इसके वास्तव का मान क्या होगा? अब वो जी इसका वास्तव कितना है? 10 एटीएम। इसका वास्तव कितना है? 8 एटीएम। अगर सांद्र विलयन की ओर, अगर सांद्र विलयन की ओर कोई प्रेशर डेवलप करने वाले मशीन को लगा दे और लगाकर इसमें प्रेशर डेवलप करे, क्या डेवलप करे भाई जी? प्रेशर। तो भाई जी इसका प्रेशर कितना हम लोग लिए? 10 एटीएम। इसका प्रेशर कितना है? 8 एटीएम। यानी कि इस प्रेशर से ये प्रेशर कितना एटीएम कम है? 2 एटीएम। कितना? 2 एटीएम। तो इस प्रेशर डेवलपर मशीन से इस सांद्र विलयन का प्रेशर हम बढ़ा करके कितना एटीएम कर दें? 10 एटीएम। कितना एटीएम कर दें वो? 10 एटीएम। तो दोनों का दाब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों का दाब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों का दाब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये जो विलायक के कण का प्रवाह हो रहा था वो प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वो प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अर्थात प्रासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो प्रासरण की प्रक्रिया के लिए जो हम ये 2 एटीएम अतिरिक्त दाब उत्पन्न किए, इसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? प्रासरण दाब। तो आपसे कोई पूछे कि सर प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर लिख देते हैं, सांद्र विलयन की ओर प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न करते हैं, जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न करते हैं, उस अतिरिक्त दाब को, उस अतिरिक्त दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। मुझे हो गया। कोई पूछे कि प्रासरण दाब क्या है तो क्या कहिए कि इस प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, अर्थात विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र विलयन की ओर जो अतिरिक्त दाब 2 एटीएम उत्पन्न किए, यही 2 एटीएम दाब क्या कहलाएगा मुझे? प्रासरण दाब। अब प्रासरण क्या है ये समझ गए, डिफ्यूजन क्या है ये जान गए, प्रासरण दाब क्या है ये जान गए। तो बुझिए अब दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि सर अगर ये दाब 10 एटीएम से बढ़ा करके अगर हम 20 एटीएम कर दे तो क्या होगा? बुझिए कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। अब इसका दाब कितना हो गया? 10, और इसका दाब आपने बढ़ा करके कितना कर दिया? 20। यानी कि इसका वाष्प दाब अत्यधिक हो गया और इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम। तो जो विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहा था अब वो उल्टा प्रवाहित होगा। अब वो क्या होगा भाई? उल्टा। अर्थात अब सांद्र विलयन से किधर प्रवाहित होगा भाई? तनु विलयन की ओर। किधर प्रवाहित होगा? तनु विलयन की ओर। अर्थात प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग उल्टा प्रासरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उल्टा प्रासरण, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रतिलोम प्रासरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बुझिए प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण क्या है? तो बुझिए ध्यान दीजिए, जब प्रासरण दाब को अत्यधिक बढ़ा दे, जब प्रासरण दाब को क्या करे? अत्यधिक बढ़ा दे, तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है, यानी कि प्रासरण के उल्टा प्रवाहित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उल्टा प्रासरण। बुझिए उल्टा प्रासरण किसे कहें? क्या लिखेंगे कि यदि प्रासरण दाब को, यदि प्रासरण दाब को अत्यधिक बढ़ा दे तो विलायक के कण, तो विलायक के कण सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से
तनु विलयन की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहते हैं। मुझे उल्टा प्रासरण क्या है कि अगर ये प्रासरण दाब को अत्यधिक बढ़ा दे तो विलायक के कण शांत विलयन से किधर प्रवाहित होने लगेंगे, तनु विलयन। प्रासरण में किधर से किधर प्रवाहित हो रहा था, तनु विलयन से शांत विलयन किया। अब जस्ट इसके उल्टा हो, शांत विलयन से किधर प्रवाहित होने लगा, तनु विलयन की। तो इस प्रासरण को हम लोग क्या कहेंगे, उल्टा प्रासरण। उल्टा प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण क्या है ये जान गए। अब इस उल्टा प्रासरण का प्रयोग करके ही समुद्री जल से किसको निकालते हैं, नमक को। उल्टा प्रासरण का प्रयोग करके समुद्री जल से हम क्या निकालते हैं, नमक निकालते हैं। या पानी के शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण हम किसका प्रयोग करते हैं, उल्टा प्रासरण का।